हेलो बच्चों। वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। हमने इस यूनिट के, एंटायर यूनिट के थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, हमने इसके दो चैप्टर्स पढ़े, दो चैप्टर्स डिस्कस करे। फर्स्ट हमने टूल्स पढ़ा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के फॉर्म में। सेकंड हमने पढ़ा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई। दोनों चैप्टर से एक बात समझ में आई कि इकोनॉमी को अगर करेक्ट करना है तो कुछ ना कुछ अलग लगेगा। हमें समझ में आया एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। हमें समझ में आया अगर हमें इनकम बढ़ाना है सर्टेन लेवल पे तो हमें इन्वेस्टमेंट उससे कम बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों चीजों से कीन्स ने एक चीज समझा दी, द वे वी वर बिफोर 1929 लुकिंग इनटू द इकोनॉमी, वैसा नहीं देखना चाहिए था। सो इकोनॉमी को एक मैक्रो एंगल पे देखना होता है। इकोनॉमी में हर किसी का एक रोल होता है। इसके पहले, कीन्स के पहले, इकोनॉमी में रिजर्व बैंक का रोल, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का रोल, इन सब के रोल को नेग्लिजिबल समझा जाता था और माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप इकोनॉमी को करेक्ट कर देगा। अब प्राइवेट सेक्टर जब करेक्ट करने का सोचता है तो क्या डिफरेंस आता है ये अपन समझते हैं, फिर समझते हैं आज के चैप्टर, आज के टॉपिक का बेसिकली लॉजिक है। पहले समझ लो आज के टॉपिक में है क्या क्या चीज है। आज के टॉपिक में तुम्हें पढ़ना एक्सेस डिमांड एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट, डेफिशिएंट डिमांड, मेजर्स टू कंट्रोल इट। ये दो टॉपिक हैं और अगर ढंग से इन टॉपिक्स को देखोगे तो समझ में आएगा कि एक्सेस डिमांड के मेजर्स और डेफिशिएंट डिमांड के मेजर्स दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है। मतलब if you know what excess demand is, the opposite of excess demand would be deficient demand. If you know how to control excess demand, so the opposite of the same would be deficient demand. So the topics are, the mirror image of each other. So हमें एक तरफ का पढ़ना है, कोई भी एक तरफ का पढ़ेंगे हम दोनों। मैं बता रहा हूं रटने वाला पोर्शन कैसे कम हो सकता है। सी, एग्जामिनेशन में तुम जितना कम लेके जाओ और वहां जाके तुम्हें ज्यादा मिल जाए, ये वैसा ही है कि while traveling you have to carry less. Why we carry debit cards और credit cards? मुझे कहीं 20,000 रुपए लेके ट्रैवल करना है, 1 लाख रुपए ट्रैवल करना है, सो मैं इग्नोर करूंगा। आई टेक द क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड आई गो देयर एंड आई विड्रॉ द मनी फ्रॉम माय बैंक। यही करना है। मैं छोटा सा अमाउंट लेके जाऊं, मैं वहां जाके सब कुछ विड्रॉल कर सकूं। ये थीम है, ये लॉजिक है किसी भी पढ़ाई का। हम इसी लॉजिक पे बिलीव करते हैं, मैं इसी लॉजिक पे बिलीव करता हूं। तो एक बार जल्दी समझते हैं क्या था वो एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के समझाने के पीछे कीन्स का मतलब। हमने एक चीज पढ़ी थी, एग्रीगेट सप्लाई होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है और इक्विलिब्रियम यहां पे होता है। कीन्स ने एक क्वेश्चन पूछा क्लासिकल मॉडल से कि क्या होगा अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो। तो हमने इसका क्या सोल्यूशन पढ़ा था कि इकोनॉमी इसको अपने आप करेक्ट करेगी। याद करो ये कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम में लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो कैसे करेक्ट करेगी? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, मतलब अनसोल्ड स्टॉक का ये इशू चल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? अरे यार डिमांड नहीं हो रहा इतना ज्यादा, सो लेट्स रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट टिल इट रीचेस टू द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। वैसे यहां पे हमने क्या करा यार, अनसोल्ड स्टॉक तो बच ही नहीं रहा, जो बनता है सब बिक जाता है, स्टिल डिमांड इज देयर, दैट मींस डिमांड इज इन एक्सेस। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्राइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड। हम डिमांड को और इसको इंक्रीज करने का हम सप्लाई को इंक्रीज करने का सोचेंगे ताकि वो डिमांड को मीट कर दे। इन बोथ द केसेस हमने जो कॉन्सेप्ट लिया, हमने जो बातें समझी, उसमें समझ में आया ये इकोनॉमी का जो मेजरमेंट है, इकोनॉमी का जो करेक्शन है, वो सप्लाई साइड पे टिका हुआ है। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द सप्लाई। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज विद सप्लाई साइड? तुमने अगर ये सोचा कि यार एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, ध्यान से सुनना इस बात को, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, क्यों ना सप्लाई को कम कर दिया जाए। अब सप्लाई कम करने के मैक्रो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि 1929, 1933 या मानो 1937 के पहले जब कीन्स अपनी बुक लिखी थी, उसके पहले लोगों को समझ में नहीं आता था, या ऐसे मानो आता था, शायद कोई समझाने वाला उस तरीके से नहीं था, माइक्रो मॉडल दिमाग में चलता था। अब सोचो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा एग्रीगेट डिमांड से, तुम क्या करोगे? तुम सोचोगे कि एग्रीगेट सप्लाई को कम कर दो। एग्रीगेट सप्लाई कम करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, तो हमारी फर्म की सप्लाई तो कम हो जाएगी, लेकिन इसका मैक्रो लेवल पे असर क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि सप्लाई कम करने के लिए किसी ना किसी प्रोडक्टिव फैक्टर को तो कम करना ही पड़ेगा, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे कोई भी प्रोडक्टिव फैक्टर हो। तो हमने क्या करा? हमने सप्लाई कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट कम करा, पैसा कम लगा इकोनॉमी में, सप्लाई कम हो गई,
पर उसका असर यह है डिमांड भी कम हो गई। तो हम वापस से उसी सिचुएशन में, मतलब ये सोल्यूशन जो देते थे ये लोग कि अपने आप कम हो जाएगी, इसका कुछ मतलब अगर मैं तुम्हें न्यूमेरिकली समझाऊं तो क्या होता था पता है? इसका मतलब होता था कि पहले हम हैं 300 और 200 के गैप पे, कि 300 इज मोर देन 200, तो हमने इसको कम करने के लिए क्या करा, मेक इट 250। हमने इसको सोचा सप्लाई कम कर देते हैं, सप्लाई कम हो गया लेकिन ये भी हो गया 150। तो क्या डिफरेंस आया? उन्हें लग रहा था वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, नहीं, बल्कि वो सिचुएशन को और वर्सन करते जा रहे हैं। यहां तो सिर्फ गैप था, यहां गैप के साथ इकोनॉमी फॉल भी होने लग गई, उल्टा हो गया। देख रहे हो, तुमने सप्लाई कम करा, डिमांड तो कम होगी ना, लोग कहां से खरीदेंगे जब लोग अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे तो। पर ये थॉट माइक्रो लेवल पे आ ही नहीं सकता था। मुझे क्या दिखेगा, मेरी कंपनी की तो सप्लाई कम हो गई ना, मेरी कंपनी का तो कॉस्ट कम हो गया ना, ठीक है, पर आज से 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब मैंने अपनी कंपनी के लेबर को निकाला सप्लाई कम करने के लिए, लुकिंग इनटू द एक्सेस सप्लाई ऑफ माय कंपनी, माय फर्म, मेरी कंपनी का जब लेबर निकला तो उसने देश के अंदर, उसने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट माहौल क्रिएट करा। मतलब वो मेरी कंपनी प्लस जिस भी कंपनी से, जिस भी फर्म से, जिस भी प्रोडक्शन एरिया से वो सामान खरीदता था, वो सब कम हो जाएगा। ये एक दिन का असर नहीं होगा, सब जगह से प्रोडक्शन धीरे धीरे, भाई पैसा ही नहीं लोगों के पास, जिन लोगों को हम सब निकालते जा रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड पे असर डालेंगे। जब दूसरी कंपनी, बाकी कंपनियों की डिमांड पे असर होगा, कम होगी, तो वो क्या करेंगे, वो भी निकालना शुरू करेंगे। इन शॉर्ट, इकोनॉमी में एक अनएम्प्लॉयमेंट वेव क्रिएट होती है, एंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट वेव एक्चुअली क्रिएटेड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। सोल्यूशन नहीं था किसी के पास। कीन्स ने बोला मत करो, ये गलती मत करो। तो सोल्यूशन क्या, लोगों ने पूछा कीन्स से कि भाई क्या सोल्यूशन दे हम, तो उन्होंने बोला सप्लाई साइड को हटा दो, डोंट गो फॉर सप्लाई साइड मैनेजमेंट, जस्ट गो फॉर डिमांड साइड मैनेजमेंट। मतलब ये ऐसा था कि जितना कैपिटलिज्म इस दुनिया में है वो कैपिटलिज्म को चलने दो। कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी, दे प्रोड्यूस देयर ओन, उनको फ्री रहने दो, फ्री मार्केट इकोनॉमी, पर डिमांड को चेंज करते रहो। डिमांड को चेंज करने का मतलब है जब जब लगता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, इसको ये मानो ही मत कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, इसको रिवर्स सोचो, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या अंतर आया, बच्चे पूछेंगे तो सेम चीज नहीं, अंतर आ गया। अब तुमने इसको कैसे देखना शुरू करा कि डिमांड कम है तो तुम्हें डिमांड बढ़ानी है। अब डिमांड बढ़ाने के लिए क्या हम एम्प्लॉयमेंट, नया प्रोडक्शन करें? कीन्स ने कहा नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि सिर्फ डिमांड बढ़ानी। सप्लाई में पॉसिबिलिटी नहीं थी कि सिर्फ सप्लाई बढ़ जाए, लोगों के पास पैसा ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कीन्स ने बोला यहां हो सकता है, लोगों की डिमांड बढ़ाने के एफर्ट्स हो सकते हैं। वैसे ही अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो दिस कॉज इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन में तो डिमांड को हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में डिमांड को हमें कम करना है, इस केस में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। तो हम डिमांड कम कर सकते हैं लोगों की, सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी, हमें सिर्फ डिमांड कम करना है। तो सिर्फ डिमांड कम करना है विदाउट एनी चेंज इन सप्लाई। मैं इसका तुम्हें सिंपल से एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल हमेशा याद रखना, हमारे टीचर्स ने हमें कभी दिया था कि आर्मी का एक रूल चलता है, इफ द पर्सन एंगेज्ड इन आर्मी, अगर वो एंगेज है तो ठीक है, कुछ ना कुछ काम चल रहा है, पर हर दिन वॉर नहीं होती, हर दिन प्रैक्टिस नहीं होती वॉर की, तो क्या करें? तो इनको वॉर की प्रैक्टिस करवाते रहते हैं कुछ ना कुछ, और वो प्रैक्टिस प्रोडक्टिव नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्टिव होगी तो तुम कितना सामान प्रोड्यूस कर लोगे, आर्मी से कितना सामान। तो एक सिंपल सा उदाहरण देते थे हमेशा कि इस केस में क्या करते हैं, आर्मी के, वो एग्जाम्पल है, उसको रिलेट मत कर देना कि सच्चाई में आर्मी में ऐसा होता है। आर्मी के लोग बताते हैं गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, मतलब जस्ट टू मेंटेन दैट एनर्जी लेवल इन अ पर्सन। उनसे बोला गड्ढा खोद दो, ठीक है गड्ढा खोद दिया, सब दोपहर हो गए, अब क्या करें, सुबह से दोपहर गड्ढा खोदा, अब दोपहर से रात तक, शाम तक गड्ढा भर दो, तो गड्ढा भर दिया, रिजल्ट क्या आया, 0। आप कहां पे हो, वहीं पे हो, कोई चेंज नहीं आया। तो मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डिमांड तो चेंज हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए, सप्लाई पे कोई असर ना है, सब कांस्टेंट रहेगा, एनर्जीज लग जाएगी, यूज हो जाएगी। ये उसका लॉजिक था उनका समझाने का। शायद मैं जब तुम्हें समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों यूज करा। खैर, अब आते हैं इस चैप्टर पे।
वापस से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। अगेन नाम क्या है हमने नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं बोला कि हम उसको एएस इज मोर देन एडी या एडी इज मोर देन एस, हमने सीधे बोल दिया एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है। मतलब मान ही नहीं रहे कि सॉरी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, मतलब मान ही नहीं रहे कि सप्लाई ने कोई गलती करी, वो जितना प्रोड्यूस करे करने दो, वो ज्यादा करेंगे ज्यादा करने दो, कम करें कम करने दो, वो ज्यादा होगा हम डिमांड को एडजस्ट करेंगे, वो कम होगा हम डिमांड को एडजस्ट करेंगे। सो जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो डिमांड को करेंगे। तो आज की जो इकोनॉमी है दैट इज डिमांड साइड इकोनॉमी। कहीं पे लिख लो ये चीज, मैं भी लिख देता हूं, हमेशा के लिए याद रहेगा। द इकोनॉमी जो वर्किंग इन इज डिमांड साइड इकोनॉमी। कीन्स ने कहा सिर्फ डिमांड को चेंज करो, जस्ट वर्क ऑन डिमांड साइड इकोनॉमी। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, चलो सबसे पहले दो ग्राफ बनाता हूं। उसके बनाने के पहले एक बस लाइन याद रखना इस पूरे चैप्टर के लिए, कभी भी आंसर लिखने में कोई भी समस्या तकलीफ शक नहीं होगा। corresponding to full employment level। करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब अब से हम जो भी चीज देखेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कितनी ज्यादा, हमने एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया फुल एम्प्लॉयमेंट कि फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कितना ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कितना कम है, ताकि हमें एक स्टैंडर्ड पता रहे, हम एक स्टैंडर्डाइजेशन पे जा चुके हैं। ठीक है, क्यों जा चुके हैं वो भी मैं समझा दूंगा बातों बातों में। सो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। नाउ दिस एग्रीगेट डिमांड इज ऑब्वियसली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जैसे मैंने पहले कहा था। तो ये इकोनॉमी की दो अलग अलग ग्राफ है, सिचुएशन अभी अपन बनाते हैं अलग अलग। सो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये बन गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बस अब इकोनॉमी में ऐसा हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा और हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, करते फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया, यहां तक की सिचुएशन हो गई। अब अचीव होने के बाद क्या होगा, तुम एक लेबर है, समझ रहे हैं इस एग्जांपल को, तुमने लेबर को 9 घंटे एंगेज करा, यू आर पेइंग हिम फॉर द होल डे ऑफ 9 आवर्स 350 रुपीज अ डे। तुम उसको 350 रुपए पे करते हो फॉर दिस, ये स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का, मान ले तुमने 350 रुपए पे कर दी। अब तुम्हें लगता है इसको यार और काम करवाना चाहिए, तो तुमने उसको 350 की जगह 400 रुपए पे करे। फिर तुमने उसको ऑफर दिया लेट्स गो फॉर 500 रुपीज, लेट्स गो 1000, 2000 ले ले, 4000 ले ले, पर वो 9 घंटे ज्यादा काम नहीं कर पा रहा। तो अब जो तुम पे कर रहे हो, तुमने उसको 350 की जगह 4000 डे पे करना शुरू करा, या मान लेते 3500 डे, जस्ट 10 टाइम्स। तो क्या वो 9 घंटे की जगह 10 टाइम्स काम कर लेगा? वो तो 24 घंटे भी काम कर लेगा, तो भी वो अमाउंट कंप्लीट नहीं होगा, और 24 घंटे काम कर ही नहीं सकता लेबर, 9 घंटे से ज्यादा कभी काम नहीं कर पाएगा। सो व्हाट विल यू डू, हम क्या करेंगे, वो 9 घंटे उसकी लिमिट हो गई। अब जो पैसा तुम डाल रहे हो इकोनॉमी में, वो सप्लाई नहीं बढ़ा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड बढ़ा रहा है। मतलब सप्लाई की अपनी एक लिमिटेशन होती है, द लिमिटेशन इज फुल एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए हमने फुल एम्प्लॉयमेंट को स्टैंडर्ड मान लिया कि इसके ऊपर सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती, कभी भी याद रखना। ठीक है, तभी ये लाइन इसको लिख के अपने पास हमेशा रखना। तभी जब एक्चुअली एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनता है, एक्चुअली में ये तो इसलिए ऐसा है कि सुंदर लगता है, तो मैं एक्चुअली ग्राफ बताता हूं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कैसे बनता है। द एक्चुअल ग्राफ इज एग्रीगेट सप्लाई, यहां मान लेना पॉइंट आ गया, एग्रीगेट डिमांड। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एग्रीगेट सप्लाई जो है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। अपना कैसा है, अपने एग्रीगेट सप्लाई को आगे बढ़ा दिया, एग्रीगेट सप्लाई इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, वो बढ़ ही नहीं सकती। तो अब जो डिमांड बढ़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन ही लाएगी। देयर इज नो चेंज इन इनकम और देयर इज नो चेंज इन सप्लाई। सप्लाई में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये रियल ग्राफ है, एक्चुअली ग्राफ है। तो हम इतना समझ लेते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नहीं बढ़ सकती, इसीलिए हम स्टैंडर्ड क्या मान लेते हैं, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। और हमारे समझने के लिए भी आसान हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कितना ज्यादा, फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कितना कम। अब मान लो ये फुल एम्प्लॉयमेंट है और हमारी इकोनॉमी अभी एक्चुअली यहां पे है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के करस्पॉन्डिंग से मेरा मतलब क्या, उसके हिसाब से। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम कितना ज्यादा है, हम इतना ज्यादा है।
सो दिस इज जो मैंने ब्लू से मार्क करा है, इसको क्या समझोगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हमारी इकोनॉमी इतनी ऊपर है, एंड दिस इतनी इज अ गैप, एंड दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इसे ही हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। डिमांड ज्यादा है, एक्सेस है, किसके हिसाब से एक्सेस है? फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इतना ज्यादा है, और ज्यादा है तो क्या होगा? ज्यादा है तो वो क्रिएट करेगा इन्फ्लेशन। बस सिंपल है। अब आते हैं डिफ्लेशनरी गैप पे। डिफ्लेशनरी गैप क्या होगा? हम नीचे बना देते हैं, हमने कम इन्वेस्टमेंट करा जितना होना चाहिए था उससे, दिस इज एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल। तो हमें कोई इक्विलिब्रियम बनाने, हमें एक ही इक्विलिब्रियम पे काम करना है, वो है ये। मल्टीपल इक्विलिब्रियम मैंने नहीं बनाया, मैंने एक ही इक्विलिब्रियम बनाया। उस इक्विलिब्रियम के हिसाब से कितना कम या कितना ज्यादा, तो ये कम आ रहा है, तो ये आ रहा है डिफ्लेशनरी गैप। इसे ही कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड ज्यादा, डेफिशिएंट डिमांड कम, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने क्लियर कर दिया नाम रख के कि भैया हम मान रहे हैं कि डिमांड कम है, सप्लाई का रोल नहीं है, हम मान रहे हैं डिमांड ज्यादा है, सप्लाई का रोल नहीं है। एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, यही वो दो ग्राफ है। मैं इसको एक ग्राफ में बताता हूं, ये ग्राफ एक बार बना लो जल्दी से। अब इसको हम दो ग्राफ में समझते हैं, ठीक है? सॉरी, एक ग्राफ में समझते हैं दोनों ग्राफ को, तो तुम्हारे लिए समझ में आ जाएगा कि मैं करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट किससे कह रहा हूं। और तुम्हें बार बार बस याद रखना, तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है, एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड इज मोर देन, एक्चुअल डिमांड इज मोर देन डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये लाइन हर बार कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें चिपका देना, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट तुम्हारे आंसर को परफेक्ट कर देगा, कोई गलती होने के चांसेस नहीं बचेंगे। ये है तुम्हारा, मान लेते हैं स्टैंडर्ड एग्रीगेट सप्लाई, स्टैंडर्ड एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने ये स्टैंडर्ड बना दिया। अब इससे ज्यादा डिमांड जब जब ज्यादा होगी, मैंने 3 एडी बना दिए, AD1, AD2, AD3, ये तीनों एक्सेस डिमांड है। अब कोई बोलेगा कितना एक्सेस डिमांड है, बाद में समझते हैं। नीचे भी बना देते हैं, AD1, AD2। अब कोई बोलेगा कितना एक्सेस डिमांड है, तो कुछ मत करना, एक लाइन ड्रॉ कर देना यहां से, ये तुम्हारे समझने के लिए। मतलब ये वाला AD1 इतना एक्सेस है, AD2 इतना एक्सेस है, AD3 इतना एक्सेस है, नीचे AD1 इतना डेफिसिट है, AD2 इतना डेफिसिट है, और बनता तो डेफिसिट। सो करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो कोई बोलेगा इस AD को कैसे करेक्ट करोगे, इसको ऊपर लेके जाओ, इस AD को कैसे करेक्ट करोगे, ऊपर लेके जाओ, इस AD को कैसे करेक्ट करोगे, नीचे लेके आओ, इस AD को कैसे करेक्ट करोगे, नीचे। बस, तो हमें क्या समझना, AD क्या होगा? करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, कितना ज्यादा इतना, बस याद रखना, टेंशन नहीं। नेक्स्ट, now how to correct this AD and this excess and deficient demand, मतलब ये ज्यादा और कम को करेक्ट करने का तरीका क्या, ये समझ लेते हैं। अब जो तरीका है, मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, वो साथ में क्रिएट कर देगा, सप्लाई भी क्रिएट कर देगा, तो हम बराबर पे आ जाएंगे। तो गड्ढा खोदो तो जो खोदोगे, स्ट्रेटेजी वो ये है, ऐसा कुछ करो कि सप्लाई में चेंज ना आए और सिर्फ और सिर्फ डिमांड में चेंज आए। तो ये काम सिर्फ ऐसी एजेंसीज कर सकती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। तो दो एजेंसीज ये काम कर सकती है। वो एजेंसी का नाम है, फर्स्ट हमारे देश में RBI, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, और सेकंड इज गवर्नमेंट खुद, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर कहते हैं। सो RBI जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी, मनी पॉलिसी, और गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग, दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। पर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं ये ऑफिशियल धीरे धीरे आ चुका है, दे हैव नॉट मेंशन्ड इट क्लियरली किसी भी बोर्ड के सिलेबस में कि नहीं 3 सेक्टर हम पूछेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट NCERT में 3 सेक्टर के भी पूरे सॉल्यूशंस दिए हुए, पर ऑफिशियली से मेरा मतलब है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेपर पैटर्न एक सेट हो जाता है। तो कहीं उन्होंने फिस्कल को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करा, बट NCERT में है,
फिस्कल को अलग से मेजर को दिया हुआ है, अगर मैक्रो की एनसीईआरटी देखोगे तो। खैर, तो ये दो मेजर्स, आरबीआई क्या लेता है और गवर्नमेंट क्या लेता है, इस पर डिमांड करेक्ट हो जाता है। बहुत आसान मेजर्स है, समझते हैं इसका क्या होता है। तो फर्स्ट हम पहले गवर्नमेंट के समझ लेते हैं। दो ही मेजर्स हैं गवर्नमेंट के मेजर, जिसको हम फिस्कल मेजर्स बोलते हैं। तो उसमें से पहला मेजर है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, एंड सेकंड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सोचो, सिचुएशन है, मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूं। सिचुएशन इज एक्सेस डिमांड। हम एक्सेस डिमांड को एक सिचुएशन अभी मान लेते हैं। डेफिशिएंट में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बस इतना याद रखना, वो भी बता दूंगा। एक्सेस डिमांड मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तभी वो डिमांड कर रहे हैं, और उसी सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन। नाउ ड्यूरिंग इन्फ्लेशन व्हाट वुड बी, रादर व्हाट शुड बी द रूल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू मतलब पब्लिक से कितना पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर मतलब कितना पैसा पब्लिक पे जा रहा है। फिर समझना, पब्लिक रेवेन्यू मतलब पब्लिक से आने वाला पैसा, पब्लिक पे जाने वाला पैसा। ये है हमारी पब्लिक, जो सब जानती है। चलो, सो पब्लिक से पैसा आ रहा है, पब्लिक से पैसा जा रहा है। अब क्या करोगे, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, लोगों के पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, तुम बोलोगे होगा ज्यादा और खींचो पब्लिक से पैसा, आने दो, और पब्लिक पे जो पैसा खर्चा हो रहा है उसको रोको, मत आने दो, सॉरी मत जाने दो। मतलब ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, अब ये लॉजिक है, ये रटना नहीं है, ये तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, थोड़ा पॉज देना एग्जाम में। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा, मतलब लोगों के पास पैसा होगा, तो उनसे पैसा लो। कैसे लोगे, उनसे पैसा लेने का एक तरीका है टैक्स, एक तरीका टैक्स ही मान लो, है ना। बाकी तरीके नॉन टैक्स रेवेन्यूज को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपलसरी वो नहीं होते पेमेंट्स। और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कम कर दो। सो टैक्स को बढ़ाओ, पब्लिक के खर्चे को कम कर दो, पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा। बस यही दो रीजन, यही दो तरीके, और तुम इतना ही लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। इंक्रीज पब्लिक रेवेन्यू वाया टैक्सेशन एंड रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर वाया प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। नॉन प्लान्ड नहीं करते वैसे, सॉरी प्लान नहीं करते वैसे, लेकिन लिख दोगे तो वो भी कम करा जा सकता है। देयर आर सोर्सेस। इन शॉर्ट, खर्चा कम करो, रेवेन्यू बढ़ा दो, पब्लिक से ज्यादा पैसा आ जाएगा, टेम्पररीली इस चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। सिंपल है। अच्छा, डिफ्लेशनरी गैप में क्या करोगे, मतलब जब ऑलरेडी मार्केट में पैसा नहीं है लोगों के पास, तुम बोलोगे नहीं पब्लिक से टैक्स मत लो, कम टैक्स लो। सो पब्लिक का टैक्सेशन कम कर दो, और पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो उनको पैसा देना शुरू कर दो। सिंपल से दो सॉल्यूशंस हैं, उल्टे ही हैं बस एक दूसरे के। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे, जो मनी रिलेटेड पॉलिसी। अब इस पॉलिसी को हम डिवाइड करते हैं 4-5 अलग अलग फॉर्म में। फर्स्ट इज सीआरआर, सेकंड इज एसएलआर, दोनों मिला के कहलाता है एलआरआर। ठीक है, तो अपन क्यों ना इसको एलआरआर ही लिख दें, इट्स बेटर टू राइट इट एलआरआर। सो एलआरआर। सेकंड इज बैंक रेट, थर्ड इज रेपो रेट, दोनों एक ही चीज है हालांकि। फोर्थ वन इज रिवर्स रेपो रेट, एंड द लास्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिफ्थ वन। अब समझना, अगेन मैं सिचुएशन ले लेता हूं, पहले एक्सेस डिमांड, फिर अपन समझ लेंगे डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड में क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगा यार पब्लिक के पास बहुत ज्यादा पैसा है तभी एक्सेस डिमांड हो रहा है, तो सीआरआर एलआरआर की वैल्यू बढ़ा दो, बैंक रेट की वैल्यू बढ़ा दो, रेपो रेट की वैल्यू बढ़ा दो, ये वैल्यू बढ़ा दो। सीआरआर बढ़ेगा तो मार्केट से जो पैसा है वो कम हो जाएगा, बैंकों के पास, अपने पास, खुद के पास, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा सेव रखना पड़ेगा। और एग्जैक्टली सीआरआर इज कंपल्सरी डिपॉजिट ईदर विद द बैंक इटसेल्फ और विद द आरबीआई। बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, रेपो रेट भी वही होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का डिफरेंस है। रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है, इसके बढ़ने से भी मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे, तो लोगों के पास तो पैसा नहीं रहेगा ना। तो इन सबको रेट बढ़ा के तुम जो एक्सेस डिमांड है वो कम कर सकते हो, मतलब इन्फ्लेशन कम कर सकते हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन को क्या समझोगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब तुमने अगर मार्केट में सिक्योरिटी बेची या खरीदी तो उसका एक सेट इंपैक्ट होता है, रटना नहीं है, समझना है। मान लो मार्केट में सिक्योरिटीज को तुमने सेल करा, तो क्या होगा, मार्केट में चली जाएगी सिक्योरिटी मार्केट में हो जाएगी, तुम्हें क्या मिलेगा उसके बदले, मतलब गवर्नमेंट को क्या मिलेगा उसके बदले, आरबीआई के फॉर्म में उनको मिलेगा मार्केट से पैसा, वही पैसा जो
एक्सेस डिमांड क्रिएट कर रहा है। तो हम सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब कोई बोलेगा भैया ठीक है इन्फ्लेशन तुमने समझा दिया, अब तुम डिफ्लेशन समझाओ। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपना दिमाग दौड़ाना है और इतना नॉर्मल दौड़ाना है कि हम समझ जाएंगे। डिफ्लेशन मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तभी डिफ्लेशन है। तो बैंक बोलेगा कुछ नहीं होता, हम सीआरआर कम कर देते हैं, हम बैंकों के रेट कम कर देते हैं, हम रिवर्स रेपो भी कम कर देते हैं, सारे रेट, और हम सिक्योरिटी मार्केट से, मार्केट को बेचेंगे नहीं, उल्टा हम सिक्योरिटी मार्केट से खरीद लेते हैं जो बेची हुई थी या जो मार्केट में सिक्योरिटी। व्हाइल परचेजिंग द सिक्योरिटी, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन दैट, इंप्लीकेशन क्या होगा, जब सिक्योरिटी बेचेंगे मार्केट में तो इंपैक्ट क्या होगा, इससे क्रिएट होगा मार्केट में मनी फ्लो, मनी बढ़ जाएगा, और जब मनी बढ़ जाएगा मार्केट में तो जो डेफिशिएंट डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगा। सिंपल है। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में क्या पढ़ा हमने, हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि एक्सेस डिमांड मतलब कितना ज्यादा है करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल कैसे करते हैं, बाय टू मेथड्स, फिस्कल एंड मॉनेटरी। डेफिशिएंट डिमांड कितना कम है, कंट्रोल कैसे करोगे, कम है तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, अगेन वाया फिस्कल एंड मॉनेटरी। एक्सेस डिमांड में हम यूज करते हैं, ये बस याद रखना एक टर्म, एक्सेस डिमांड में हम यूज करते हैं रिजिड या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और डेफिशिएंट डिमांड में हम यूज करते हैं लिबरल या इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी, जाओ पैसा भाई ले जाओ, खुश रहो, खर्चा करो। एक्सेस डिमांड नहीं, रोको, बहुत खर्चा करते हो, डिमांड ज्यादा हो रही है, इनको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। सो इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट, दिस इज द चैप्टर। सो क्लियर हो गया होगा सब कुछ, नहीं होगा सो ऑलवेज एन ऑप्शन टू आस्क इन टेलीग्राम ग्रुप्स ऑफ कॉमर्स एज, डाउट्स पूछो और चैप्टर समझ लो अच्छे से, वापस बार बार इसको देखो, 100% ये क्लियर हो जाएगा, इतना ही है, डरना नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, थैंक यू बच्चों।